हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन देखा था। वह हम लोगों ने देखा था रिफ्रैक्शन के लिए हमें फॉर्मूला मिला था रिफ्रैक्शन सरफेस के लिए μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, जहां v क्या था, इमेज का डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और r क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर था। ये कन्वेक्स सरफेस और कनकेव सरफेस दोनों के लिए अप्लीकेबल था। μ1 जो था वो इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ2 जो था वो रिफ्रैक्टेड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। और इसके बाद हम लोगों ने मैग्निफिकेशन देखा था, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जिसका वैल्यू हम लोगों को m इज इक्वल टू μ1/μ2 इंटू v/u प्राप्त हुआ था। ये हम लोग मैग्निफिकेशन प्राप्त किए थे। अगर कोई ऑब्जेक्ट को एक्सिस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर वर्टिकल रखा जाता है तो उसका मैग्निफिकेशन हम लोगों को ये मिला था। इसी पर आधारित एक प्रश्न भी हम लोगों ने देखा था। आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन देखेंगे और फिर इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग लेंस पढ़ेंगे और लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम लोग। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसका लेंथ, कुछ ना कुछ लेंथ होगा, है ना, और उसको जब मेन एक्सिस के पैरेलल रखा जाता है तो जो भी उसका इमेज बनेगा, तो इमेज का लेंथ और ऑब्जेक्ट का लेंथ का रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं तो वो जो मैग्निफिकेशन होगा उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसको हम लोगों ने मिरर में भी डिफाइन कर, हम लोग मिरर में पढ़ चुके हैं ये वाला लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इसका हम लोग फॉर्मूला जो है डिराइव करते हैं कैसे होता है। तो हम लोगों ने एक कन्वेक्स सरफेस लिया, यह है आपका मेन एक्सिस। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है u1 और u2, तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। और इसका जो इमेज है हम लोगों को dv प्राप्त होता है। dv प्राप्त होता है। तो हम लोग इसका मैग्निफिकेशन देखेंगे कि ये कितने टाइम मैग्नीफाई होता है। इसके फॉर्मूले को हम लोग निकालने के लिए, इसको डिराइव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला था उसको यूज करते हैं हम लोग। तो वो फॉर्मूला हमारे सामने क्या था, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये इंसिडेंट मीडियम है μ1 और ये रिफ्रैक्टेड मीडियम है μ2। ठीक है,
हम लोग इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, μ2 v का पावर -1 माइनस μ1 u का पावर -1 बराबर μ2 माइनस μ1 इंटू r का पावर। दोनों तरफ अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो हमारा क्या हो जाता है, μ2 बाहर हुआ और इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस v² dv। उसी तरह से ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा μ1 u² du बराबर इसका जो है r क्या होता है, कांस्टेंट होता है। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं करता है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमको हमेशा 0 मिलता है। ये माइनस वाले टर्म को अगर हम लोग इधर ले जाते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को, μ1 बाई u² du बराबर μ2 बाई v² dv। तो मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की अगर बात करते हैं तो m डैश इज इक्वल टू होता है dv बाई du, इमेज का लेंथ बटा ऑब्जेक्ट का लेंथ, लेंथ ऑफ इमेज बटा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है। तो हम लोग dv है, इस du को इधर लेके जाते हैं और इन दोनों को इधर लेके आते हैं, तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाता है, यहां पर देखिए μ1 बाई u², ये v² इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा इंटू v² बाई μ2 बराबर dv तो है ही, dv बाई ये du गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा dv। तो देखिए तो m डैश इज इक्वल टू dv बाई du बराबर μ1 बाई μ2 इंटू v² बाई u²। ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम लोग चाहें तो इसको एक और टर्म में कर सकते हैं, ऊपर नीचे μ1 से और ऊपर नीचे μ2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो m डैश इज इक्वल टू μ1 बाई μ2 तो है ही, ऊपर भी μ1 और नीचे भी μ1, फिर इसके लिए ऊपर भी μ2 और नीचे भी μ2 कर दिए, और ताकि ये μ1 से μ1 कट गया, μ2 से μ2 कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे जो है v² बाई u² है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए μ1 इंटू μ1 क्या हो जाएगा, μ1² और μ2 इंटू μ2 क्या हो जाएगा, μ2²। तो m डैश इज इक्वल टू μ1² v² बटा μ2² u² गुने μ2 बाई μ1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसमें स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा m डैश, इसमें से स्क्वायर ऊपर नीचे से कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा m डैश इक्वल टू μ1 v बाई μ2 u का होल स्क्वायर इंटू μ2 बाई μ1। अब μ1 v बाई μ2 u हमारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था,
तो हम जो लिख सकते हैं एम डैश इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू म्यू टू बाई म्यू वन। ये हो जाएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला। ये हमेशा जो मैग्निफिकेशन होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव करने से जब पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है, अगर ये ए बी है ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज भी इसी डायरेक्शन में बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है और ये हमेशा एम डैश हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, किसी स्फेरिकल सरफेस का पावर अगर हम लोगों को ज्ञात करना होगा तो हम लोग देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला था रिफ्रैक्शन का, उसी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला हमारे सामने क्या था, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये मिरर के वो सरफेस जो है स्फेरिकल सरफेस, उसके पावर को ही डिनोट करता है। तो लिख सकते हैं पावर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज defined by म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। इस चीज से डिफाइन होता है ना। इसका यूनिट जो होता है, इट्स यूनिट इज डायोप्टर। सिंबल इसका डी होता है। ये डायोप्टर यूनिट कब होता है, जब फोकल लेंथ को हम लोग मीटर में मापते हैं। तो यहां पर आर क्या, सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसके टर्म लिखेंगे व्हेन आर is measured in मीटर, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। अब देखेंगे एक क्वेश्चन हम लोग, है ना, उस क्वेश्चन से इस पूरे कंसेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और आप किस तरह से सॉल्व कीजिएगा। स्टूडेंट, हम लोग एक प्रश्न देखते हैं कि एक स्फेयर है, ये ग्लास का स्फेयर, ये स्फेयर जो है ग्लास का है। इसको पानी में रखा गया है, इसको रखा गया है इसका रेडियस जो है वो है 10 सेंटीमीटर। रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर है। ये पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ। पॉइंट ए से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, पॉइंट ए से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट
और यहां पर पॉइंट बी पर कोई ऑब्जर्वर जो है इस ऑब्जेक्ट को देखने का कोशिश कर रहा है। तो अब बताइए कि इस ऑब्जर्वर को ये जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज मिलेगा वो कितनी दूर पर मिलेगा, ये है आपका क्वेश्चन। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन बताया था, तो उसमें ऑब्जेक्ट को हमने इस स्फीयर के अंदर डाला था, तो हमारे पास सिर्फ कैलकुलेशन हम एक बार ही कर रहे थे, है ना, एयर और ग्लास के मतलब पेयर जो था उसके लिए किए थे। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि पहला कर्व सरफेस तो ये है, फिर दूसरा कर्व सरफेस ये है, तो रिफ्रैक्शन पहले इससे होगा और उसके बाद इससे होगा, तब जाके यहाँ पे ऑब्जर्वर के पास जाएगा। मतलब अगर पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन देखते हैं तो पहले सरफेस के लिए u का दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और यहां से हम पहले सरफेस के द्वारा कितना इमेज बनेगा वो देखेंगे। फिर पहले सरफेस के द्वारा जो इमेज बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और फिर उस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ये वाला फाइनली इमेज बनाएगा, और जो इमेज का डिस्टेंस आएगा वो वही डिस्टेंस ये ऑब्जर्वर जो है देख पाएगा। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट सरफेस के लिए फॉर द ये आपका वाटर है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाता है, म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.33 या 4/3। ये आपका ग्लास है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाता है, 1.5 या 3/2। तो पहले सरफेस के लिए ये μ1 है और ये क्या है, μ2 है। तो फॉर फर्स्ट सरफेस फॉर्मूला लिखते हैं, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। अब देखिए पहले सरफेस में कैसे हम लोग सबके यहां पे कर दिए, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो इसके इधर वाला पॉजिटिव नेगेटिव और इसके इधर वाला पॉजिटिव, इसके ऊपर वाला पॉजिटिव और इसके नीचे वाला नेगेटिव। तो देखिए तो u हमको नेगेटिव में मिल जाएगा, लेकिन r जो है r हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। तो μ2 का वैल्यू देखिए, μ2 का वैल्यू हो जाएगा 1.5/v माइनस ये कितना हो जाएगा, μ1 का वैल्यू हो जाएगा आपको 1.33/u कितना हो जाएगा, -20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर μ2 कितना हो जाएगा जी, 1.5 माइनस 1.33/r का वैल्यू कितना हो जाएगा, +10। ये प्लस वाला इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1.5/v इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 0.17/10 माइनस 1.33/20। तो 1.5/v इज इक्वल टू 20 हो जाएगा आपका एलसीएम। तो 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.34 माइनस 1.33, लगभग 1 हो जाएगा, 0.99 आएगा, बराबर 0.99/20, लगभग 1 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू 1.5। ये निगेटिव में आएगा, माइनस सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज हम लोगों को फर्स्ट सरफेस से मिला वो इस सरफेस से कितनी दूरी पे मिला, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मिला, यहां पर इमेज मिला। अब इस सरफेस से जो इमेज मिला वो इस सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब इस सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर, और यहां से 10 20 सेंटीमीटर। तो u इक्वल टू कितना जाएगा, 30 और 20
50 फॉर सेकेंड सरफेस u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -20 और -30 इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। अब जो है हम लोग इधर खींचेंगे, ये वाला जो था ये इधर खींचेंगे, इसके इधर वाला नेगेटिव, इसके इधर वाला पॉजिटिव, इसके ऊपर वाला पॉजिटिव और इसके नीचे वाला नेगेटिव। ठीक है, ये यहां पर हम लोग खींचेंगे। तो u हम लोगों को -50 मिल गया और r तो फिक्स है, r इक्वल टू -10 हो जाएगा। लेकिन अब पहले यहाँ पे r इक्वल टू +10 था क्योंकि ये राइट साइड में था, लेकिन अब क्या है, ये लेफ्ट साइड में, r किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो r क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फिर से हम लोग अब देखिए कि मीडियम 1 कौन हुआ और मीडियम 2 कौन हुआ। तो मीडियम 2 हो जाएगा ये और मीडियम 1 हो जाएगा ये, क्योंकि लाइट अब इधर से इधर की ओर जा रहा है। तो ये वाला मीडियम क्या है, ग्लास। तो μg जो है मीडियम 1 हो जाएगा, μ1 हो जाएगा और μ2 क्या हो जाएगा, वाटर। देखिए यहां पे फिर फॉर्मूला हम लोग लिखे, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। μ2 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.33/v माइनस μ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.5/u का मान कितना है -50, तो माइनस माइनस +50 बराबर μ2 का मान कितना हो जाएगा 1.33 माइनस 1.5 बाई r का वैल्यू कितना हो जाएगा जी -10 है, -10। तो 1.33/v, ये प्लस वाला इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -0.17 -0.17 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 0.17/10 और ये प्लस वाला इधर जाके क्या हो जाएगा -1.5/50। एलसीएम क्या हो जाएगा 50। एलसीएम हो गया 50। तो यहां पे 17 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.85 और माइनस ये हो जाएगा आपका 1.5। अब इससे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 150 में से 85 घटा लीजिए, तो उधर 50 हो गया और इधर 15 हो गया, 65 हो गया, मतलब कि 0.65/50। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 1.33/0.65। पॉइंट से पॉइंट हटा दिए, अब 5 से काटते हैं तो 13 पचे 65 और 5 से काटेंगे तो 10, 13 से काटेंगे तो 10 मतलब 130.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस होगा, माइनस क्योंकि ये हमको निगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, तो कितना हो जाएगा 10 में 10.2 से करेंगे तो 102 सेंटीमीटर माइनस। ये हो जाएगा आपको फाइनल इमेज। मतलब यहां पर जो ऑब्जेक्ट है जो इस सरफेस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसका इमेज इस ग्लास के स्फीयर के द्वारा, जो कि लिक्विड में डाला गया है, मतलब पानी में डाला गया है, उसके द्वारा इस वस्तु का इमेज कितनी दूरी पर बनाया जाएगा 102 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाया जाएगा। तो समझ में आया
अगर इस तरह का और भी दे इसके बाद एक और गोला दे दे तो बारी बारी से हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे। पहले इसका जो है इस सरफेस का जो इमेज होगा वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट, फिर इस सरफेस का जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो नेक्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट, है ना। और इस तरीके से हम लोग बनाते जाएंगे और आंसर मिल जाएगा। तो ये समझ में आ गया, है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लेंस। स्टूडेंट, तो अब हम लोग लेंस के बारे में देखते हैं कि लेंस है क्या। लेंस को हम लोग ऐसे क्योंकि स्फेरिकल सरफेस पढ़े, फिर स्फेरिकल सरफेस के बाद हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं, तो इससे एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि लेंस भी स्फेरिकल सरफेस जैसा ही बिहेव करता। तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसका दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। उसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस कितना है? 2 है। और कम से कम एक सरफेस जो जरूर उसका कर्व होना चाहिए। लेंस 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलकर बना हुआ एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसका एटलीस्ट एक जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो कर्व होना चाहिए, और उसको हम लोग बोलते हैं लेंस। तो देखिए, अगर हम लोग लेंस की बात कर रहे हैं तो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में कुछ ना कुछ गैप होगा। और अगर गैप अकाउंटेबल है, गैप को अगर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं तो वो आपको थिक लेंस है। लेकिन अगर दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का सेपरेशन जो है अगर हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल है, काफी पतला है, तो उस प्रकार का जो लेंस होता है उसको हम लोग थिन लेंस कहते हैं। तो थिन लेंस के लिए अलग फॉर्मूला आएगा और थिक लेंस के लिए अलग फॉर्मूला आएगा। थिक लेंस का ही यूज करके हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करेंगे और फिर उस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग थिन लेंस का फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लेंस और उसको डिफाइन करके लिखते हैं। लेंस, तो लेंस को हम लोग लिख सकते हैं इट इज it is a transparent medium made by 2 refracting made by 2 refracting surface and it has at least one spherical surface। तब जाके उस मीडियम को हम लोग लेंस बोलेंगे। ये बेसिकली 2 टाइप। अच्छा, लेंस के दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का सेपरेशन अगर हम लोग मतलब विजुलाइज कर सकते हैं, अगर उस पर कंसीडर किया जा सकता है तो वो थिक लेंस होगा। अगर उसके बीच के सेपरेशन को अगर हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं देन वो थिन लेंस होगा। तो इसको लिख लेते हैं, इफ द
separation, if the separation between two surface of lens is accountable, then the lens is called thick लेंस। ठीक है। और if the separation between refracting surface, if the separation between refracting surface to be neglected, then the lens is called thin lens। तो लेंस को हम कैसे डिफाइन किए कि यह एक पारदर्शी माध्यम है जो दो परावर्तक सतहों के मिलने से बना है और इसका कम से कम एक सतह गोलीय हो। अगर जो है इफ द सेपरेशन बिटवीन टू सरफेस ऑफ लेंस इज अकाउंटेबल, यदि लेंस के दोनों सतहों के बीच की दूरी ध्यान देने योग्य है, तब उस लेंस को हम लोग मोटा लेंस है ना, थिक लेंस कहेंगे। और यदि दोनों अपवर्तक सतहों के बीच की दूरी नेग्लेक्ट कर दिया जाता है तो उस लेंस को हम लोग पतला लेंस कहेंगे। तो इसको नोट कीजिए। लेंस जो देखिए बेसिकली लेंस जो है दो प्रकार का हो जाता है, एक कनकेव और एक कन्वेक्स, है ना। लेंस दो तरह का हो गया, एक हो गया आपका कनकेव लेंस और एक हो गया कनकेव लेंस में आपको मिल जाएगा बाई कन्वेक्स लेंस, बाई कनकेव लेंस, या उसको डबल कनकेव लेंस बोल सकते हैं, फिर प्लेनो कनकेव लेंस और फिर कनकेव मिनिस्कस, या उसको हम लोग बोल सकते हैं कन्वेक्सो कनकेव लेंस। अगर हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस का, तो कन्वेक्स लेंस भी उसी प्रकार से तीन तरीके का हो गया, एक बाई कन्वेक्स लेंस या इसको डबल कन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं, दूसरा प्लेनो कन्वेक्स लेंस और तीसरा कन्वेक्स मिनिस्कस, है ना, या कनकेवो कन्वेक्स लेंस।
तो इसको हम लोग देखते हैं, पहले इतना नोट कीजिए, है ना, फिर इसको देखते हैं हम लोग। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं लेंस का टाइप्स। लेंस हो गया, इसका बेसिक दो टाइप हो गया आपका, एक हो गया कनकेव और दूसरा हो गया कन्वेक्स। कनकेव में पहला देखिए, ये हो गया आपको बाई कनकेव बाई कन्वेक्स लेंस, सॉरी कनकेव लेंस, एक मिनट, कनकेव है। तो कनकेव में क्या होता है, ऐसे होता है। ये एक्चुअल में डबल कनकेव लेंस है। ये बाई कनकेव लेंस कब होगा, जब दोनों का ये जो स्फेयर का, जिस भी स्फेयर से मिलकर बना है, दोनों का रेडियस अगर सेम होगा तब वो हो जाएगा बाई कन्वेक्स कनकेव लेंस। ठीक है, इसको डबल कनकेव लेंस भी बोलते हैं। दूसरा जो है इसका एक प्लेन है, दूसरा क्या है, कनकेव है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग प्लेनो कनकेव और तीसरा जो हो जाता है आपका, ये हो जाता है कन्वेक्सो कनकेव। इसको कनकेव मेनिस्कस भी बोलते हैं। कनकेव कनकेव मेनिस्कस इसको हम बोलते हैं, या फिर कन्वेक्सो कनकेव लेंस बोलते हैं। कन्वेक्स उसी तरीके से, सेम इसी प्रकार से कन्वेक्स में भी तीन टाइप हम लोग कर लेते हैं। इसका भी पहला क्या हो जाएगा, बाई कन्वेक्स लेंस। दूसरा प्लेनो कन्वेक्स लेंस और तीसरा कनकेव कनकेव मेनिस्कस, या इसको हम लोग बोल देंगे सॉरी कन्वेक्स मेनिस्कस, या फिर कनकेवो कन्वेक्स। तो लेंस को हम लोग बेसिकली दो टाइप से बांट लिए, कनकेव और कॉन्वेक्स। कॉन्केव में तीन प्रकार का कर दिए, एक बाई कनकेव लेंस है ना, या डबल कनकेव लेंस। बाई कनकेव लेंस कब होगा, जब ये जिस भी गोले का होगा और ये जिस गोले का होगा, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा, तब ये बाई कनकेव लेंस हो जाएगा। हम लोग मैक्सिमम इसी का यूज करेंगे, बाई का ही यूज करेंगे। तो बाई कनकेव लेंस हो गया। दूसरा आपका प्लेनो कनकेव लेंस है, मतलब एक सरफेस प्लेन है, दूसरा सरफेस क्या है, कनकेव है। तीसरा जो है वो पहला क्या कन्वेक्स है और दूसरा क्या है, कनकेव है।
तो इसको कन्वेक्सो कनकेव लेंस बोल सकते हैं या कनकेव मेनिस्कस बोल सकते हैं। उसी तरीके से अगर कन्वेक्स में आते हैं तो कन्वेक्स में दोनों तरफ से कन्वेक्स है तो इसको बाई कन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं या डबल कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। सेकेंड वाला में पहला सबसे अच्छा ये देखिए, अगर हम ये प्लेनो कनकेव लेंस बोले हैं, अगर इसको हम इधर पलट देते हैं, है ना, मतलब कि ये ऐसे हो जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, कनकेवो प्लेन ऐसा बोलेंगे नहीं, फिर क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्टिंग सरफेस भी पलट के, और तब भी हम लोग यही बोलेंगे कि प्लेनो कनकेव लेंस ही है। एक सरफेस प्लेन है और दूसरा क्या है, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस से ही लेंस बनता है। तो फाइनली मतलब कि फाइनल नेम जो है आपका कनकेव या कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के टर्म में ही लिखेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं कि एक सरफेस प्लेन है, दूसरा क्या है, कन्वेक्स है, तो ये हो गया आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इसमें क्या है, पहला कनकेव और दूसरा क्या कन्वेक्स है, तो इसको कनकेवो कन्वेक्स बोल सकते हैं या कन्वेक्स मेनिस्कस बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपको लेंस का टाइप। ये वाला जो टाइप है कनकेव लेंस, ये हमेशा हर स्थिति में ये वर्चुअल इमेज का ही निर्माण करेगा। कब, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग ये रियल ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, है ना, तो कनकेव लेंस हमेशा आपको वर्चुअल इमेज का निर्माण करेगा, जबकि कन्वेक्स लेंस वर्चुअल और रियल दोनों का निर्माण करेगा। It always forms virtual images it forms virtual as well as real इमेज। इसको नोट कीजिए आप लोग, इसका देख लीजिए, हमेशा सारे में बीच वाला जो है ये किनारे वाले की तुलना में पतला होगा और इसमें जो है बीच वाला जो है किनारे वाले की तुलना में मोटा होगा, है ना। शेप वाइज भी लिख सकते हैं आप। इट्स middle part is thinner than, इसको सीधे लिख देते हैं, इस मिडिल पार्ट इज narrower than its एज, है ना। इसके किनारे के तुलना में मिडिल पार्ट जो है ज्यादा पतला होता है और यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग, इट्स मिडल पार्ट इज thicker than its middle part is thicker than its edge। क्या जो मिडिल पार्ट है वो किनारे वाले पार्ट से ज्यादा मोटा होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ डेफिनेशन और कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने लेंस के बारे में देखा। क्योंकि लेंस में दो डिफ्रैक्टिंग सरफेस है, लेंस में डिफ्रैक्टिंग सरफेस की संख्या कितनी है, दो है।
तो निश्चित रूप से वो दो स्फेयर के मिलने से बना होगा। मतलब निश्चित रूप से उसमें दोनों जो स्फेरिकल सरफेस है वो दो स्फेयर के सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे, जिस कारण से किसी भी लेंस के पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है तो फोकस हो जाता है। अब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दो फोकस है, तो इसमें कौन सा सेंटर ऑफ कर्वेचर को फर्स्ट मानेंगे और कौन से सेंटर ऑफ कर्वेचर को सेकंड मानेंगे, कौन सा जो है आपको प्रिंसिपल फोकस होगा और कौन सा आपका सेकेंडरी फोकस होगा। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग देखते हैं, डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। ये हमारे पास बाइकनकेव लेंस और यहां पर हमारे पास बाइकन्वेक्स लेंस है। अगर बाइकनकेव लेंस की बात करें तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसको अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया, और इसको अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाता है। इसका सेंटर यहां पे और इसका सेंटर यहां पे, इसी तरीके से इसका सेंटर यहां पर और इसका सेंटर यहां पर। अब कौन C1 होगा कौन C2 होगा ये समझते हैं। ये जो रेडियस है ये आपका पहला सरफेस है, तो फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस अगर R1 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा C1। उसी तरीके से ये जो है ये सेकेंड सरफेस है ना, तो सेकेंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 हो जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा C2। उसी तरीके से पहला सरफेस तो देखिए लेंस का कौन है, लेंस का पहला सरफेस ये है, तो ये इस वाले गोले से मिलकर बना, तो इसका जो है पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा R1, तो C1 क्या हो जाएगा ये। दूसरा सरफेस आपका ये है, तो दूसरा सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 ये होगा और C2 यहां पे हो जाएगा। तो देख लिया हम लोग कनकेव लेंस में C1 पहले होता है और कन्वेक्स लेंस में C1 बाद में होता है, सरफेस के अनुसार होता है। अगर फर्स्ट सरफेस के सामने वाला जो है, जो फर्स्ट सरफेस से मिलकर जो स्फीयर फर्स्ट सरफेस को बनाता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका सेंटर जो है फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, और जो सेकेंड सरफेस को बनाने में मददगार है उसका सेंटर सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, तो कनकेव सरफेस के लिए आपका C1 पहले आएगा और कन्वेक्स सरफेस के लिए C1 बाद में आएगा। अच्छा, इसमें होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये बीच वाला जो पार्ट है, जिस तरीके से मिरर में हम लोग पोल देखे थे उस तरीके से लेंस में क्या हो जाता है ऑप्टिकल सेंटर होता है। ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इसको अगर डिफाइन करें तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश, मतलब कि ये लेंस में एक ऐसा भाग होगा जहां से प्रकाश अगर होकर गुजरता है तो वो डेविएट नहीं करता है। जैसे देखिए रे अगर इधर से जा रहा है तो कहीं डेविएट कर रहा है, नहीं कर रहा है। रे जा रहा है तो डेविएट, अगर ये ऐसे भी जाए, रे अगर ऐसे भी जाता है
अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो वो डेविएट नहीं करेगा, है ना। तो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर को क्या लिखते हैं, पहले तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो लिख देंगे स्फेरिकल सरफेस, जिस स्फेयर का पार्ट होता है उस स्फेयर के सेंटर को हम उस लेंस का जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अगर फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, और सेकेंड सरफेस का सेंटर जो है वो सेकेंड सरफेस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, है ना। तो इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। सेंटर ऑफ sphere which make the spherical refracting, which makes the refracting surface is called center of कर्वेचर, है ना। उस स्फीयर का सेंटर जो कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाता है क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इसमें फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर जो है फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, और लिख सकते हैं हम लोग सेंटर ऑफ फर्स्ट refracting is C1 and of second is C2। पहले अपवर्तक सतह का सेंटर जो है केंद्र C1 तथा दूसरे का C2 कहलाएगा। ये क्लियर हो गया। ऑप्टिकल सेंटर क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर को किस प्रकार डिफाइन करेंगे हम लोग, तो देखते हैं। ऑप्टिकल सेंटर जो है वो जिस तरह मिरर में पोल होता है उसी प्रकार लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है, लेकिन इसका एक गुण है कि जब प्रकाश ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरता है तो उसमें किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होता है, रे डेविएट नहीं करता है, ठीक है। और ये मेन एक्सिस पर ही मौजूद रहता है। तो the point on main axis in lens from where incident rays are not
deviated after diffraction। ठीक है, मुख्य अक्ष पर लेंस में वैसा बिंदु जहां प्रकाश आपतित होने के बाद विचलित नहीं होता है। तो देखिए यहां पर है, अगर हम रे लेते एक इंसिडेंट रे ऐसे, तो ये ऐसे निकल जाएगा, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्रैक्टेड रे होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये कहीं भी विचलित हुआ। उसी तरीके से अगर इसमें भी अगर हम लोग देखते हैं, आप लोग इसी में मत खींच लीजिएगा, इसके लिए आप अलग से एक इमेज बना लीजिएगा ऐसे, और ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो ये जो पॉइंट होगा ऑप्टिकल सेंटर, इसको नोट कर लिए। फिर हम लोग देखते हैं फोकस के बारे में, फोकस, प्रिंसिपल फोकस और सेकेंडरी फोकस कौन सा होगा, है ना। फिर अपर्चर के बारे में देखेंगे।